लंगी साहब से चाहूंगा कि वो प्रोग्राम को विधिवत रूप से संचालन करने की परमिशन प्रदान करें। माननीय लंगी साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे विधिवत संचालन करने का मौका दें। हाँ, संचालक जी अनुमति है, आगे की कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद साहब। जैसा कि मैं चाहूंगा, आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री राजाराम आनंद जी, अगर वो जुड़ गए हों तो लोकतंत्र के व्यक्तिगत अधिकार के बारे में अपना सुझाव रखेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संचालक हैं, जी, अगर जुड़ गए हों। जी संचालक सर। गलत 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 गलत। नीचे से चलेंगे, जो अपने नाम है। अच्छा अच्छा, नीचे से ठीक है चलेंगे सर। हरीश भाई। ठीक, ठीक है सर सर। माननीय शेषराव घांगले जी से शुरू करेंगे। ठीक ठीक, क्षमा चाहूंगा। मैं अगर हमारे माननीय शेषराव गांगड़े साहब प्रभारी महाराष्ट्र गुजरात अगर जुड़ गए हैं तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपनी बात को रखें। श्री शेषराव गांगड़े जी, प्रभारी महाराष्ट्र गुजरात दादरा। आज का सब्जेक्ट क्या है ये बता दीजिएगा सत्यार्थी जी। विषय है लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार। टॉपिक है आज का लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार। शेषराव गांगड़े साहब जुड़ गए हैं क्या? माननीय दूसरे हमारे साथी, दूसरे वक्ता हैं हमारे माननीय विजय बौद्ध जी, प्रभारी छत्तीसगढ़ तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश, अगर वो जुड़ गए हैं तो वो अपनी बात रखें। माननीय विजय बौद्ध जी। देख चलो। भारतीय बौद्ध महासभा। वीडियो खोल दें। नेक्स्ट लीजिए। विजय बौद्ध जी भी नहीं है। नहीं। नेक्स्ट है सर हमारे माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी, प्रभारी झारखंड पश्चिम बंगाल बिहार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, अगर वो जुड़ गए हो तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो आज के विषय पर लोकतंत्र के व्यक्तिगत अधिकार के बारे में अपनी बात रखें। माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी, प्रभारी झारखंड पश्चिम बंगाल एवं बिहार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, अगर जुड़ गए हों तो वो अपनी बात रखें। जी, हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी जी। सबसे पहले पूरी दुनिया को करुणा के संदेश देने वाले करुणा के सागर महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। इसके साथ ही भारत के संविधान निर्माता, विश्व रत्न, बोधिसत्व, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। इसके साथ ही बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे जम्मू कश्मीर से तुलसीदास लंगे जी, मंच संचालन कर रहे मंच संचालनकर्ता महोदय, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, कार्यवाहक अध्यक्ष मानवर बादल सिंह बौद्ध साहब जी, उपाध्यक्ष तथा देश से जुड़े सभी साथी को मैं अपनी ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ। आज का जो विषय रखा गया है, टोटल तेरा हुआ है कितना? लोकतंत्र में व्यक्ति का अधिकार। इसके तहत अपना मैं जो बात है वो रखता हूँ। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि लोकतंत्र है क्या, और लोकतंत्र आया कहाँ से। सबसे पहले देश का संविधान है, इसके बाद लोकतंत्र। हमारा देश
15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो उस समय 47 के पहले इस देश में लोकतंत्र में राजतंत्र हुआ करता था, और राजतंत्र में राजा का शासन हुआ करता था, राजा ही सर्वे सर्वा। लेकिन जब देश आजाद हुआ और आजादी के बाद इस देश में संविधान बनाने का अधिकार जब बाबा साहेब को मिला, बाबा साहेब ऐसा नहीं, बाबा साहेब अभी बैठे संविधान लिख के रख दिया, ऐसा नहीं। बाबा साहेब इस संविधान बनाने में सालों कड़ी मेहनत करनी पड़ी, कठिन मेहनत करनी पड़ी, तब जाके हमारा देश का संविधान बना। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, और जिसे 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। और जब देश में संविधान लागू हुआ तभी से लोकतंत्र बहाल हुआ। ये जो लोकतंत्र है, जिसको हम आम भाषा में प्रजातंत्र भी बोल सकते हैं, लोकतंत्र में जो देश का प्रजा है उसको राजा चुनने का अधिकार होता है। वो जिसको चुनेगा, चुन के लोकसभा में, विधानसभा में जो भेजता है वही राजा इस देश का होता है। क्योंकि आजादी से पहले इस देश में रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करते थे, लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखा तो बाबा साहब ने बताया कि मैंने रानी का पेट का ऑपरेशन कर दिया, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब इस देश के जनता के द्वारा राजा पैदा किया जाएगा। तो तब से संविधान के बाद लोकतंत्र बहाल हुआ, और लोकतंत्र जब बहाल हुआ तो संविधान के जो आर्टिकल हैं 12 से लेके 31 तक, 12 से 31 तक में देश के जनता के लिए उनका मूल अधिकार दिया गया है। यानी सारे जो संवैधानिक अधिकार जनता के लिए दिया गया है वो आर्टिकल 12 से लेके 31 तक है। और इस देश में लोकतंत्र के बाद सरकार बना। सरकार बनने के बाद क्या ये सरकार संविधान के हिसाब से कार्य कर रहा है? देश के जो जनता है, जनता के हित के लिए काम कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है? तो जब हम इन सारे चीजों पर नजरें दौड़ाते हैं तो लगता है कि देश का जो वर्तमान सरकार है या पीछे का भी सरकार है रहा, जो भी सरकार रहा, संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चला। कहीं न कहीं अपने तानाशाही के हिसाब से लोग सरकार चला रहे हैं, और सरकार का जो मूल कर्तव्य है उससे कहीं न कहीं वो विमुख होकर वो अपने निजी स्वार्थ के लिए आज सरकार का जो है तो दुरुपयोग हो रहा है। संविधान की रक्षा के लिए इस देश में 3 संस्थाएं हैं जो कहीं न कहीं वो संविधान का सुरक्षा कवच है। पहला तो है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। अगर कार्यपालिका कहीं गड़बड़ करता है तो उस पर विधायिका नजर रखता है और उसको दिशा निर्देश देता है कि नहीं भाई, ये आप संविधान के विरुद्ध जा रहे हो, ये संविधान सम्मत बात नहीं है। तो कहीं न कहीं कार्यपालिका पर रोक लगाता है, उसको दिशा दिखाता है। और कार्यपालिका
अगर कहीं गड़बड़ करता है, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है, जो न्यायपालिका है, वो दिशा दिखाता है कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो संविधान सम्मत नहीं है, संविधान से अलग हट के ही काम कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि न्यायपालिका पर तो मैं सवाल नहीं उठा सकता हूं, लेकिन बाकी के दो बचे, कार्यपालिका और विधायिका, वो किस प्रकार इस देश के सरकार के कठपुतली हो गए हैं, वो नचनिया बन के रह गए हैं। सरकार का जहां इशारा होता है, उसी आंगन में जाके नाच करने लगते हैं। इनके लिए लोकतंत्र और संविधान को, जैसे आम भाषा में बोला जाता है, कि एक ताक पर रख के काम कर रहे हैं। जो हमारे जो जितने साथी जुड़े हैं वो देख रहे हैं। इस तरह से इस देश में लोकतंत्र के तहत जो हमारे जो अधिकार हैं, जो लोकतंत्र के तहत संविधान में देश के जनता के लिए अधिकार दिए गए हैं, उसका कहीं न कहीं इस सरकार जो है वो दुरुपयोग कर रहा है और उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। और हमको, इस देश के जनता को, जो भी संविधान सम्मत जो अधिकार है मिलने चाहिए, कहीं न कहीं हमको नहीं मिल रहा है। इसमें जो बात है, जब बाबा साहेब ने संविधान को 1950 में अपने भाषण में बोला था, एक बात बोला था कि आने वाला समय में इसी लोकतंत्र के जरिए भारत में तानाशाह पैदा हो सकता है। बाबा साहेब ने आशंका उस समय जताई थी कि इसी लोकतंत्र के जरिए इस देश में तानाशाह पैदा ले सकता है। और वो उतना ही, और वो आज ऐसा होता दिख रहा है कि देश में इसी संविधान के जरिए वो तानाशाह पैदा ले लिया है। और जो संविधान के सबसे तो पहला है कि वो मूल ढांचे के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, संविधान के में अधिकार दिए गए हैं उसके साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। और ऐसा लगता है कि वो इस देश का भगवान के नाम पर उसने पूजने लगे हैं। और वो आदमी अब स्वयं को अपना भगवान भी समझने लगा है। ये कहीं न कहीं देश के हित के लिए नहीं है, आम जनता के लिए नहीं है, आम नागरिक के लिए नहीं है, और कहीं न कहीं इस आम नागरिकों का हक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। अभी जितने भी इस देश में काम हो रहे हैं वो संविधान सम्मत नहीं हो रहे हैं। या तो आप देख लीजिए कि जो आईएएस आईएएस की जो बहाली होती थी वो यूपीएससी से होती थी, लेकिन उसको इन्होंने अब लेटरल एंट्री के जरिए पिछले दरवाजे से आईएएस में भर्ती करना शुरू कर दिया। ये संविधान सम्मत बिल्कुल नहीं है। इस देश में नोटबंदी लागू हुआ, ये संविधान सम्मत नहीं है। इस देश के सारा जो धन है कुछ नाम मात्र पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है, ये संविधान सम्मत नहीं है। इस देश में नौजवान आज रोड पर हैं, किसान आज रोड पर हैं, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और ये कहीं न कहीं ये संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग ये कर रहे हैं। और इसी तरह चलता रहा, जैसा कि आप अभी आम चुनाव आया है, अगर इस 2024 के आम चुनाव में फिर यही सरकार चुन के आती है, तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस देश का संविधान को बदल दिया जाएगा। इसलिए हम इस देश के, हम जो मूल निवासी जनता है, हमको इस पर विचार करना होगा। और उनकी पूरी तैयारी है
कि इस संविधान को हटाकर इस देश में मनुस्मृति लागू किया जाए, लाया जाए। और मनुस्मृति जब आ जाएगा तब इस देश में जो संविधान के तहत हमारे लोगों का अधिकार है, उस सारे अधिकार को वो खत्म कर दिया जाएगा। हमारा फिर वो 1947 के पहले वाला जो स्थिति था, जो हम गुलामी में जी रहे थे, हमको किसी प्रकार का मानवीय अधिकार नहीं था, न पढ़ने का अधिकार नहीं था, न घर बनाने का अधिकार नहीं था, न धन रखने का अधिकार नहीं था। और फिर ये मिला जुला के इस समाज को वही ले जाने के फिराक में है। और इसका ताजा उदाहरण जो आप देख सकते हैं कि एक खुले मन से कह रहे हैं कि भाई अब की बार 400 पार। कोई कहता है कि हम संविधान बदल देंगे, कोई बोलता है कि हम संविधान बदलने के लिए आए हैं। ये कहीं न कहीं एक संकेत है। और ये धीरे धीरे हमारे लोगों को ट्राई करते हैं किसी चीज का। ट्राई इसलिए करते हैं कि देखते हैं कि इनका रिएक्शन इस पर क्या होने वाला है। आप लोग को याद होगा कि 2 अप्रैल 2018 को जो SC/ST एक्ट को लेकर पूरे देश में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में सरकार को फिर से अध्यादेश लाकर और उस कानून को फिर से यथावत किया गया कि भाई इस कानून के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और कई ऐसे काम हैं जो एक ट्राई के रूप में लेते हैं कि भाई देश की जनता का रिएक्शन क्या है इस पर। अगर रिएक्शन हुआ तो बैकफुट पर आ गए। किसान आंदोलन, जैसे किसान का जो आंदोलन चला 1 साल तक चला, जब किसान नहीं झुके तब स्वयं में झुक गए कि नहीं भाई चलो किसान का जो ये कानून बना उसको हम वापस लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये ट्राई करते रहते हैं हमारे लोगों के ऊपर कि भाई इसका रिएक्शन क्या रहा है। जब ट्राई में देखते हैं कि नहीं समाज तो ये पूरा रिएक्ट कर गया, तो ये उसको पुनः वापस ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग को इस सब संबंध में जागरूक हो रहेगा तो हमारे सारे अधिकार बरकरार रहेंगे। और अगर संविधान नहीं बचेगा तो फिर हम भी नहीं बचेंगे, आप भी नहीं बचेंगे, कोई भी नहीं बचेगा, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमको सबसे पहले संविधान बचाना है। जब संविधान बचा रहेगा तो लोकतंत्र भी बचा रहेगा और हमारा अधिकार भी बचा रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो आम चुनाव है इसमें सभी लोग अपने इसी मुहिम के साथ अपने लोगों के साथ ये सारे बात शेयर करेंगे और ऐसा करने में आप सफल होंगे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, आपने अपने अपने विचार रखे। नेक्स्ट वक्ता के अगर विजय बौद्ध जी हमारे बीच में जुड़ गए हों तो मैं चाहूंगा विजय बौद्ध जी अपनी बात रखें और वक्ता लोग समय का ध्यान रखें। विजय बौद्ध जी अगर जुड़ गए हों तो मैं चाहूंगा अपनी बात रखें। विजय बौद्ध जी। सर मेरी आवाज आ रही महोदय? हाँ आ रही है जी, कंटिन्यू। सभी संतों, गुरु और महापुरुषों को नमन करता हुआ पूरे देश भर के हमारे जितने भी साथी कार्यकर्ता पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब और सभी वरिष्ठ जन को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। साथियों, लोकतंत्र और प्रजातंत्र और आप बौद्ध जी सब्जेक्ट के ऊपर ही बोलिएगा, किसान आंदोलन और ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है। नहीं सर, धन्यवाद साहब, जय भीम। मैं वही बोलूंगा कि बाबा साहब ने पहले राजा के पेट से जो पैदा होता था वही राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब ने लोकतंत्र को लागू करके संविधान में हमें हक और अधिकार दिया कि आज हम भी राजा बन सकते हैं। साथियों, लोकतंत्र को ये मनुवादी लोग पूरी तरह से समाप्त करने का साजिश रच चुके हैं।
उसमें से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब ने जो ये मुहिम छेड़ी है पूरे देश भर में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, इसमें हमें अपने हक और अधिकार के लिए हमें कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके द्वारा हम लड़ाई लड़ सकते हैं। तो हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हम समय समय पर सरकार के विरुद्ध ज्ञापन विज्ञापन दे करके विरोध करते हैं। लोकतंत्र ने हमें हक और अधिकार दिया, ये बाबा साहब की देन है। नहीं तो इससे पहले हमारे लोगों पर कई प्रकार के अन्याय अत्याचार हुआ करते थे। लेकिन आज अगर हमारे किसी गरीब भाई पर, दलित पर, आदिवासी पर या ओबीसी के ऊपर किसी प्रकार का होता है तो हम थाने में रिपोर्ट लिखा करके उस पर एफआईआर करने का पूरा हक दिया है। साथियों, चूंकि हमारे वरिष्ठ ने बहुत ज्यादा समय ले लिए, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु बहुत साधुवाद आपका। अगर हमारे बीच में शेषराव गांगड़े साहब, प्रभारी महाराष्ट्र गुजरात दादरा, अगर जुड़ गए हैं तो वो अपनी बात रखें। श्री शेषराव गांगड़े साहब। हेलो। समय का प्लीज ध्यान रखिएगा। हेलो, जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिएगा। कितना समय है सर? समय कितना है? हेलो, क्या सर है? 5 मिनट बोलिएगा आप। 5 मिनट का समय है? जी जी बोलिएगा। ओके, ठीक है। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को अभिवादन करते हूँ। आज के वेबिनार में वेबिनार के अध्यक्ष तुलसीदास लंगी जी जम्मू कश्मीर, मुख्य अतिथि हमारे राजा रामानंद जी उत्तर प्रदेश, और मुख्य वक्ता जो है डीपी गोलिया जी मध्य प्रदेश से हैं। वक्तागण हमारे अभी अभी बोल गए हैं राम प्रसाद बौद्ध जी, और हमारे दूसरे साथी जो थे विजय बौद्ध जी छत्तीसगढ़ से बोले हैं। तीसरा नंबर हमारा आता है। वैसे तो हमें सोमवार को संविधान का पूरा ज्ञान देते ही है, फिर भी आज उसी के अधिकारों पर, उसी संविधान के जो प्रावधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसी पर ही वक्तव्य करना है। तो मुझे 5 मिनट में जितना हो सकता है मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। सर्वप्रथम सभी मेरे पूरे भारत देश के कोने कोने से जुड़े मेरे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। विषय आज का जो है लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार जो है उस पर बोलना है। 1950 में संविधान लागू हुआ। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों पर उसमें जोर दिया गया है। और नागरिकत्व अगर हमारा सही है कि नहीं, इस पर गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अनुसार जन्म अगर भारत का होना चाहिए, या माता पिता हो या उनके फोरफादर हो, ऐसे जो भी है 1948 के अनुसार अगर वो स्थलांतरित किया भी होगा तो वह पहले भारत का निवासी हो। साथ में उसका जो डोमिसाइल वगैरह होता है, जो आजकल की प्रोसेस है, वो प्रोसेस के हिसाब से हमें 1 मार्च 1947 से पहले या उसके बाद स्थलांतरित अगर होता है वो व्यक्ति को भारत के नागरिक नहीं माना जाएगा। 47 के बाद, जो 1948 के बाद जो हो गए हैं, उनको इसमें नागरिकता दी जा सकती है। देश का संविधानी समता, स्वतंत्रता और बंधुता के आधार पर है। सेक्शन 3 के अनुसार
मूलभूत अधिकार जो व्यक्ति के अधिकार है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य का जो क्षेत्र होता है अथवा भारत सरकार के अनुसार नियंत्रण जिस पर रखा जा सकता है वो स्थानिक या तो अन्य प्राधिकरण जो होते हैं उनका समावेश इसमें किया जाता है। अनुच्छेद 13(3) क के अनुसार भारत में राज्य क्षेत्र में उनके जो लॉ है इतना ही प्रभावी रहने वाला कोई भी अध्यादेश हो, आदेश हो या नियम हो, विनियम हो, अधिसूचना हो या रूढ़ी हो, इनका समावेश इसमें किया गया है। अनुच्छेद 13(3) ख के अनुसार राज्य क्षेत्र के विधिमंडल में या तो सक्षम प्राधिकरण के संविधान के पहले पारित किए हुए या निरसित नहीं हुए कायदे को समावेश किया गया है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में की गई कोई सुधारना अनुच्छेद को ही कोई भी बात इसमें बात नहीं है और इसमें व्यक्ति के अधिकार में समावेशक हक जो है अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य कोई भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में लॉ के अनुसार समानता या संरक्षण नकारेगा नहीं तथा राज्य कोई भी नागरिक को प्रतिकूल होगा ऐसा धर्म, जात, वंश, जनास्थान इसमें से कोई भी कारण अनुसार भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाता है। नागरिक को लगने वाले सभी आवश्यक चीजों जो निसमर्थता, दायित्व, निर्बंध, शर्त इसके अधीन रहेगा नहीं। अनुच्छेद 14 क के अनुसार महिला हो या बालक इसके लिए विशेष तरतूद की जा सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये व्यक्ति के अधिकारों में ये आता है। इसी तरह अनुच्छेद 15 से 18 के अनुसार सार्वजनिक सेवा आयोजन के माध्यम से रोजगारी संधि है दी गई है, समान संधि दी जाएगी। माइक अनम्यूट कर लीजिए सर आप। मेरा तो कर दिया था। जी अनम्यूट जी है ना मेरा? हाँ ठीक है। अस्पृश्यता नष्ट की जाएगी। अनुच्छेद 19(1) क के अनुसार प्रत्येक नागरिक को भाषण की, अभिव्यक्ति की, उनके स्वतंत्रता की तथा ख के अनुसार शांतता बिना शर्त इसका होने का कारण उसमें दिया गया है। और अनुच्छेद 19(ग) के अनुसार अधिसंघ और संघ बनाने का भी उनको अधिकार इसमें से व्यक्ति को दिया गया है। उसी अनुच्छेद 19(घ) के अनुसार भारत के कोई भी राज्य में वो फ्री रहने का, घूमने का और कोई भी राज्य में रहने का, वहां के नागरिक होने का भी उसके अधिकार व्यक्ति के अधिकारों में दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तब तक साबित नहीं किया जा सकता, तब तक इसमें मौजूदा लॉ को कोई भी भंग किया, अगर कोई मौजूदा लॉ को भंग किया गया हो दोषी नहीं माना जाएगा। मौजूदा लॉ के अनुसार भी शिक्षा का प्रावधान उसमें होगा, इसमें ज्यादा उससे शिक्षा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 20(1) के अनुसार ये दिया गया है और आर्टिकल 22
2 के अनुसार एक ही अपराध के लिए उसी मुजरिम को बार बार सजा या उस पर किसी भी प्रकार का खटला नहीं चलाया जा सकता है। अपराधी को खुद ही अपनी साक्षी देने नहीं माना जाएगा। वो आर्टिकल 20/2 के अनुसार दिया गया है। आर्टिकल 23 के अनुसार प्रस्तावित कार्य पद्धति आत्मसूचिता और उससे व्यक्ति को जीवित या व्यक्तिगत फ्रीडम से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं इस लॉ के अनुसार वो बहुत ही सराहनीय है। आर्टिकल 21 के अनुसार 6 साल से 14 साल तक बच्चों को फ्री एजुकेशन किसी भी राज्य में देना चाहिए। ये प्रावधान डॉक्टर बाबा साहब ने अपने संविधान के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 22 के अनुसार जिसको अरेस्ट किया गया है व्यक्ति को क्यों पकड़ा गया है, उसके कारण क्या है, वो उसके कारण दिए गए जो हो गए बगैर उसे स्थानबद्ध नहीं किया जा सकता। अपने बचाव के लिए वह किसी वकील को भी ले सकता है। आर्टिकल 23 के अनुसार शोषण के विरुद्ध हक की बात की गई है। किसी भी व्यक्ति का अपव्यापार या बेड़ बिगाड़ जिसके कहा जाता है इसकी मनाही की गई है इसके आर्टिकल 23 के अनुसार। इसमें ये प्रावधान दिया गया है। यह शिक्षा पात्र अपराध है। अनुच्छेद 23(2) के अनुसार राज, धर्म, जात, वंश या वर्ग इसमें कोई भी कारण से राज्य में सेवा करने से भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 24 के अनुसार किसी भी फैक्ट्री में 14 साल के नीचे उम्र के लड़कों को काम पर या कोल फैक्ट्री में नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान डॉक्टर बाबा साहब ने उसमें किया गया है, क्योंकि वो मिनिस्टर थे तब उन्होंने खुद जाकर उस कोल फैक्ट्री में जाके देखा था। आर्टिकल 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र का हक भी अपने को दिया गया है। सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता तथा आरोग्य इस एरिया में कॉन्शियस ऑफ माइंड के अनुसार स्वतंत्र का तथा धर्म का फ्रीडम अलग अलग धर्म के लोगों को इस आर्टिकल 25 के अनुसार होगा। आर्टिकल 26 घ के अनुसार सभी धर्म के लोगों को खुद के खर्चे से संस्थाएं चलाने की अनुमति भी दी गई है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय सर्वधन के लिए उनसे किसी भी प्रकार का कर या सख्ती नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 28 के अनुसार गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी धर्म का लड़का लड़की एजुकेशन नहीं किया जा सकता है। अगर कोई प्रोग्राम होगा तो कोई भी किसी भी धर्म के हो लड़के लड़कियां उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी धर्म का एजुकेशन नहीं दे सकता। आर्टिकल 28 के अनुसार तो पाबंदी की गई है। आर्टिकल 29 के अनुसार सांप्रदायिक और शैक्षणिक हक जो दिया गया है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में रहने वाला अपनी भाषा संस्कृति को जतन कर सकता है, उसका वो हक है। और आर्टिकल 29(2) के अनुसार धर्म, जात और वंश, भाषा इसमें कोई भी कारण से उसे एजुकेशन लेने से नहीं रोका जा सकता है। आर्टिकल 30 के अनुसार धर्म या भाषा के अनुरूप अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी एजुकेशनल संस्था जो है स्थापित करने की अनुमति दी गई है, उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
आर्टिकल 32 के अनुसार 30/2 के अनुसार, वैसे ही आर्टिकल 31, 32, 33, 34, 35 ये हक और अधिकार इसी अनुसार उसको दिए गए हैं। तो मुझे इस बात पर आज ऐसा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति के अधिकारों के उस पर मुझे एक बात और मुझे ध्यान में आई है, उससे बावजूद हम देश के नागरिक होने के कारण हक तो मांगते हैं और ये अनिवार्य भी है, लेकिन उसके कर्तव्य का क्या है, उसका पालन करते हैं हमें नजर नहीं आता है। जहां तक मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं कि हमें जिस तरह हक मांगने का अधिकार है, उसी तरह कर्तव्यों का पालन करना भी अपना अधिकार है। वो हम करते हुए नजर नहीं आते। एक जागरूक नागरिक करके हमें इतना ही कर्तव्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। आर्टिकल 51(1) में इन कर्तव्यों का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। इसका पालन भी तथागत के शील के अनुसार होना चाहिए। तथागत का धम्म भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। जागरूक रहकर अपना प्रतिनिधि चुनना, चुनकर लाना, यह अपनी श्रद्धा और कर्तव्य होना चाहिए। अपन देखते हैं कि जहां लोगों को, व्यक्ति को सारे हक अधिकार देने की बात आती है, वहां गधे घोड़े, बलात्कारी, अनएजुकेटेड और दबंग लोगों को निर्णायक तौर पर लोगों को चुना जाता है। ये निर्णय प्रक्रिया में चुनकर भेजने से बहुजनों का हित कभी भी नहीं होगा। संविधान में दिए हुए सेटअप या यंत्रणा जो है, इसका आदर करना चाहिए। जैसे कि राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्र ध्वज है, हमारे जवान हैं जिस देश को रक्षा करने के लिए लड़ते हैं, जैसे स्वतंत्र सैनिक है, समाज सुधारक है, ये भी कर्तव्यों में ही आता है। एक जागरूक नागरिक के उस पर हम खरे उतरते हैं कि नहीं, इस पर भी बहुजन समाज के लोगों की ज्यादा अहमियत है। अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाले की ज्यादा अहमियत और कर्तव्य होता है। यह ज्ञान अन्याय करने वाले को होता तो वह अन्याय करता ही नहीं। इसलिए बुद्ध के धम्म की आवश्यकता है। यह काम मुझे लगता है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सारे महापुरुषों के विचारों पर तथा न्याय व्यवस्था के अनुरूप पूरे देश भर में यह विचार पहुंचाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी और उनकी पूरी टीम पूरे देश भर की सभी देश भर में सभी को मिलाकर एक साथ चलकर यह कारवा चला रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कर्तव्यों के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा धम्म तथागत के अनुसार और ये हमारा संविधान तथागत के धम्मों के ऊपर ही है। इस पर अपन समझ लीजिए। तो मेरा इसीलिए आपको कहना है कि इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और आज का सब्जेक्ट भी उसी ऊपर रखा गया था। तो मैं अपने सभी को धन्यवाद के पात्र है कि ये हम लोग सभी मिलकर ये कारवा को आगे ले जा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे 5 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन हो सकता है कि 5-7 मिनट हो गया होगा, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद शेष राव गांगुली साहब। अब अगले वक्ता के रूप में मैं मुख्य वक्ता जो है माननीय डीपी गोलिया साहब, प्रभारी मध्य प्रदेश राजस्थान। माननीय डीपी गोलिया, माननीय डीपी गोलिया साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। माननीय डीपी गोलिया साहब, प्रभारी मध्य प्रदेश राजस्थान। जी आ रही है, आ रही है जी। आज के इस वेबिनार का जो विषय है
लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार विषय पर अपनी बात रखने के पूर्व में तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। संविधान निर्माता बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक जी आदरणीय भारती साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष जी आदरणीय बादल सिंह जी, और इस वेबिनार में आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय राजाराम आनंद साहब, मुख्य अतिथि महोदय राजाराम आनंद साहब, अध्यक्षता हमारे वरिष्ठ साथी तुलसीदास जी लांगी साहब, और हमारे अन्य वक्तागण आदरणीय रामप्रसाद जी बोस साहब, आदरणीय विजय बोस साहब छत्तीसगढ़ से, आदरणीय सर साहब गांगले साहब महाराष्ट्र से, इन सभी को मैं साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपने महत्वपूर्ण विचार आज के इस लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार की श्रृंखला में आज के दिवस में आपने प्रस्तुत किया। साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं में साहब गांगले साहब ने काफी विस्तार से और विधिवत लोकतंत्र में व्यक्ति के क्या अधिकार हैं उसके ऊपर प्रकाश डाला, और ये महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे जो अधिकार हैं वो क्या हैं, लेकिन शेषराव साहब ने अपने कर्तव्यों पर भी आर्टिकल 51 पर भी उन्होंने अपना प्रकाश डाल दिया। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों पर हमेशा गौर करें, उनको ध्यान में रखें कि हम लोग जितना संविधान से लोकतंत्र से जो हमें अधिकार मिले हैं उसमें हमारे कर्तव्यों का भी अहम भूमिका है। हमें अपने क्या क्या नैतिक दायित्व हैं वो भी हमारा उस पर ध्यान होना चाहिए, और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इसके विषय पर हमें आगाह करते चलना चाहिए कि हमें जो नैतिक मौलिक जो अधिकार मिले हैं, मूल जो अधिकार मिले हैं उनका थोड़ा सा मैं रिपीटेशन मात्र हेडिंग बोलता हूं कि जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें जो संपत्ति का अधिकार है इसको संशोधन करके वर्तमान शासन व्यवस्था ने खत्म कर दिया है। हमारे पास आज की तारीख में संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है। हम समझते हैं कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी वो हमारी है, नहीं है। सरकार जिस दिन चाहती है एक अधिसूचना जारी करके और उसको अधिकृत कर सकती है, ऐसा सरकार का प्रावधान है। तो साथियों, ये जो हमारे मौलिक अधिकारों पर बात हुई, इसके साथ साथ हम लोग जो जिस दिन संविधान लागू होता है तो हमारा जो भारतीय नागरिकता, वोट का अधिकार, व्यापार का अधिकार और किसी भी शहर में रहने बसने का अधिकार जो है हमें हमारे इन अधिकारों में सम्मिलित है। लेकिन आज विडंबना इस बात की है कि हमारे इन अधिकारों के ऊपर बहुत बारीक तरीके से उठानाघात किया जाता है। जैसे अभी जो सीए का जो कानून चल रहा है, हमारे जो नागरिकता का जो चल रहा है, उसमें सरकार और सरकार का जो तंत्र है, सरकार कुछ चाहती है, सरकार कुछ कर रही है, लेकिन जो इनका तंत्र है जो भ्रमित करने का काम करता है, इससे समाज में भय उत्पन्न हो जाता है कि पता नहीं हमसे कौन से दस्तावेज मांगे जाएंगे, हमसे कितने वर्ष के दस्तावेज मांगे जाएंगे, हम लोग नागरिक भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जैसे कि अभी हमको पढ़ने में आया था, हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति महोदय थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद खान, वो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो देश के राष्ट्रपति रह गए हैं, लेकिन उनका जो सीए का जो अधिकार है, कानून बना है, उसमें वो कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाएंगे, तो उनके जो वारिस हैं आज वो यहाँ के नागरिक ही नहीं कहलाएंगे। इस तरह से हम लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, कर्तव्य पालन के साथ साथ काफी समय हमारा हो गया है और ये श्रृंखला हमारी 3 दिन चलेगी। इसमें हमें और भी विद्वान साथियों के मत मिलेंगे। आज हमें हमारे
माननीय मुख्य अतिथि साहब को सुनना है, आदरणीय अध्यक्ष साहब को सुनना है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आज के वेबिनार में सबको नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद डीपी गोलिया साहब, आपने अपने विचार सोच में रखे। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मुख्य अतिथि श्री राजा राम आनंद जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, मैं बड़े आदर सम्मान के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। माननीय राजा राम आनंद साहब, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक जी। अपनी बात संक्षेप में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को नमन करता हूं और आज की इस महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रोग्राम में हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी और आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही वरिष्ठ साथी माननीय तुलसीदास लंगी जी, जो जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। दूसरे हमारे मुख्य वक्ता माननीय डीपी गोलिया जी, जो अभी हमसे पहले बोल रहे थे, और अन्य सभी वक्तागण माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी, माननीय विजय बौद्ध जी और शेषराव गांगले जी। बहुत ही ये सुंदर कार्यक्रम है और अच्छी बात है कि ये लगातार चलेगा, जिससे कि हम ये समझ सकें कि लोकतंत्र क्या है और इसमें जनता को क्या खास चीज मिलती है, क्या खास उसके अधिकार हैं। तो इसके बारे में काफी वक्ताओं ने, विद्वान वक्ताओं ने अपनी बातें हमारे सामने सभी रखी हैं और खुशी की बात है कि अभी ये सिलसिला आगे 2-3 दिन और रहेगा, ताकि हम पूरी तरह से इससे कन्विंस हो जाएं, अवगत हो जाएं कि आखिर लोकतंत्र क्यों जरूरी है। जैसा कि साथियों सभी को मालूम है कि आजकल लोकतंत्र काफी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है। तो इसलिए हम लोगों को ये बहुत ही सामयिक हमारा कार्यक्रम है कि एक ऐसे मौके पर हम लोग जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जागरूक साथी हैं वो इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, मैं उनको बहुत ही कृतज्ञ हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हम लोगों को समय के अनुसार जरूर चूज करने चाहिए। और ये जहाँ तक आपको मालूम है कि हम लोग इस लोकतंत्र से पहले राजतंत्र में लंबे अरसे तक रहे हैं। अगर ये माना जाए तो वैसे लोकतंत्र हमारे देश का बहुत ही, कहना चाहिए, प्रारंभिक काल हमारा लोकतंत्र ही रहा है, जब गणतंत्र या गणराज्य हुआ करते थे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो काल है 563 BC, उस वक्त जो कार्यकाल था कपिल वस्तु का, तो वहां गणतंत्र हुआ करता था और जो बड़े राज्य थे, जैसे राजा प्रसेनजित का राज्य था, कौशल नरेश का राज्य था, तो ये गणराज्य कहलाते थे। लेकिन बाद में समय बदला, जो बौद्धकालीन जो सभ्यता थी, बौद्धकालीन जो कहना चाहिए बृहद्रथ तक, सम्राट अशोक, अजातशत्रु से लेकर के और ये बृहद्रथ तक जो कार्यकाल रहा, तो ये बहुत ही ग्लोरियस रहा है, फ्रीडम का रहा है और ग्रेटनेस का रहा है, जिसके बारे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जो फेमस जो उनकी कृति है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके चैप्टर 17 में लिखा भी है। मैं अगर उसमें डिटेल में जाऊंगा तो आपका समय जाया होगा। मेरे ख्याल से बाबा साहब खुद कहते हैं कि देयर इज ओनली वन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री which is
a period of freedom, greatness, and glory. This is the period of Maurya Empire. At all other time, the country had suffered from defeat and darkness. ये हमारे दुनिया के जो ज्ञान के प्रतीक हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने इसको उद्धृत किया है। और साथ साथ बाद में जब उनको मौका मिला डेमोक्रेसी को स्थापित करने का, तो चूंकि वो इस डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के स्वयं मेन ड्राफ्टिंग या मेन आर्किटेक्ट रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही महान लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही उच्च कोटि का अद्भुत संविधान बना करके दिया है, जिसमें व्यक्ति के अधिकार जो हमसे पहले साथियों ने बताए वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें रखे गए हैं और पूरी तरीके से वो इंटैक्ट है अभी तक तो। लेकिन जब संविधान खतरे में है तो हमको लगता है कि कुछ लोगों को ये अधिकार जो वंचित शोषित समाज के लिए खास तौर से हैं या जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं उनके लिए हैं। तो आने वाली सरकार इसके ऊपर अपना निशाना लगाए हुए है, लेकिन साथ साथ खुशी की बात है कि जो संविधान को बचाने वाले लोग हैं वो भी इस देश में कोई बेखबर नहीं है। बहुत जागरूक होकर के वो लोग भी इस समय जो लोकतंत्र में ये 2024 का 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हो रहा है, तो सभी लोग अलर्ट हैं, सभी लोग मतलब बहुत सावधानी से इस काम को करने के लिए लगे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था का उन्होंने सूत्रपात किया भारत में, तो उस वक्त कहा था कि देश के 120 करोड़ हक वंचित लोगों का भारत में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, इसलिए उसको एक्वायर द की पोजीशन इन फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। ये बाबा साहब का बहुत ही अहम उस वक्त का हमारे लिए निर्देश है। लेकिन दुख की बात है कि उनके इस कथन को बहुसंख्यक समाज का जो बौद्धिक वर्ग है या तो वो समझने में कम पड़ा अथवा सीमित रूप में ही समझ पाया। तो उसने ये की पोजीशन का मतलब केवल यही समझ लिया कि हमें केवल पॉलिटिकल पावर हासिल करने तक ही सीमित रहना है। मतलब एक्वायर द की पोजीशन और एक्वायर द पॉलिटिकल पावर दोनों में काफी अंतर है। उसका आज हम लोग देख रहे हैं नतीजा कि हमारा ये जो लोकतंत्र है और संविधान है, दोनों को कुछ शक्तियां चैलेंज कर रही हैं। जबकि बाबा साहब ने ये भी कहा था कि भारत में हमें विश्वास रखना चाहिए कि भविष्य में आजाद भारत में हम शासक जाति होंगे। शासक जाति उनके लिए कहा था जो राजतंत्र को पसंद नहीं करती थी या इस देश के अंदर हकवंचित समुदाय थे, जो डाउन ट्रोडन्स लोग थे, उनके लिए बाबा साहब ने कहा था, याद रखो जब भारत में स्वदेशी सरकार की स्थापना होगी तब इस देश की राजनीतिक शक्ति के 3 हिस्सेदार बनेंगे, जिसमें हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे और खास तौर से फिर उन्होंने तीसरा इशारा उन लोगों के लिए कहा था जो किया था जो अनुसूचित जाति कहलाते हैं, अनुसूचित जनजाति कहलाते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग कहलाते हैं, आदिवासी कहलाते हैं। इस देश में बहुत है, इसमें बहुसंख्यक या उसे अब हम लोग बहुजन समाज भी कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि समय कम है और हमारे जो आज के अध्यक्षता कर रहे हैं उनको भी अपनी बात रखनी है। तो मैं यही कहते हुए कि हमें इस लोकतंत्र को अहमियत को
समझना चाहिए, और खास करके जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथी हैं, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही अपने स्टडी करते हैं, बहुत जानकारी रखते हैं। और जहाँ तक संविधान की बातें हैं, तो संविधान की बातें हम लोग जानते ही हैं। संविधान का वाचन भी होता है, उसमें क्या लिखा हुआ है, ये एक वो दस्तावेज है बाकायदे। तो उनको बस ये ध्यान में रखना है कि हजारों साल तक जो राजतंत्र के नीचे हमारे देश के नागरिक रहे हैं, उनसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये अपेक्षा की थी कि इस लोकतंत्र को किसी भी हालत में डिस्ट्रॉयड न होने दें, कमजोर न होने दें, खत्म न होने दें। लेकिन ये आज अंडर अटैक है। तो हम सब साथियों को जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़े हुए हैं, उनको इसके बारे में अलर्ट रहना चाहिए। यही अपनी बात रखते हुए मैं सभी को भारत के संविधान के लिए और अपने देश के लोकतंत्र के लिए सजग रहने की अपील करते हुए, आह्वान करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत साध बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री राजाराम आनंद जी। अब मैं चाहूंगा हमारी अध्यक्षता कर रहे माननीय तुलसीदास लंगे साहब, जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष, मैं चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें और मीटिंग को विधिवत रूप से आगे सुचाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय श्री तुलसीदास लंगे साहब। हेलो जी साहब। जी साहब, आ रही है आवाज। वेलकम, स्वागत है लंगे जी। हाँ जी, आवाज आ रही है जी? बहुत जी आ अच्छी। रही है सर। अच्छा। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं को नमन करते हुए संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मपाल भारतीय जी, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह बौद्ध जी, संचालक, और आज में जो वक्ता सर माइक अनम्यूट कर लेना। राम प्रसाद बौद्ध जी ने अपने विचार रखे हैं वे सुंदर शब्दों में, और सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, लोकतंत्र ये दो शब्दों का मेल है। लोक का मतलब है जनता और तंत्र का मतलब है शासक। तो लोकतंत्र की परिभाषा सरकार के उस स्वरूप से संबंधित है जिसमें लोगों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया गया है। इस संबंध में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जहां लोग किसी प्रतिनिधि के द्वारा विभिन्न नीतियों पर निर्णय लेते हैं। लोगों के पास निर्णय लेने का अधिकार है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 19वीं सदी में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो ये लोकतंत्र की बुनियाद बननी शुरू हुई, और वहां से आस्ता आस्ता ये आइडिया, ये विचारधारा फैलती फैलती पूरे यूरोप में फैल गई। इसमें कोई शक नहीं कि कोई छोटा सा समूह भी हो वो दुनिया में, देश में और दुनिया में तब्दीली ला सकता है। मिसाल के तौर पर
बाबा साहब ने एक छोटे ग्रुप से काम शुरू किया था। कहीं बिस्किट बात बनाई, तो ये लेबर पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, ये समूह बनाए। उन समूहों के द्वारा जो है उन्होंने पूरे देश में एक तब्दीली ला दी और आखिर में उनको भारत का संविधान बनाने का मौका मिला, जिसमें हर व्यक्ति को यानी ये फंडामेंटल राइट्स दे रही है कि वो अपनी राय रख सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू हैव एजुकेशन, प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। तो ये व्यक्ति के अधिकार जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सुरक्षित कर दिए। और लोकतंत्र में और डिक्टेटरशिप में, डिक्टेटरशिप जो है ये तानाशाही एक ऐसे एक तरफा रास्ता है, यानी एक गली है वो अपनी मर्जी से चलता है। लोकतंत्र में लोगों को अधिकार है और डिक्टेटरशिप में वो तानाशाही अपने तरीके से चलता है, उसमें लोगों के अधिकारों का जो है कोई महत्व नहीं रहता है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वही जो है निर्णय बनाते हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं, नीति बनाते हैं। और आज जो है जैसे मेरे साथियों ने शंका जाहिर की है कि लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश के हर व्यक्ति की आज़ादी खतरे में है, राइट टू स्पीच खतरे में है। और जहां पर जो है लोकतंत्र में जो है फ्यूडलिज्म जैसे है, जागीरदाराना सिस्टम जो है, हमारे जो लोगों की देहातों में जो एक्सप्लॉइटेशन होती है वो ज़्यादातर इसलिए होती है कि हमारे लोग लैंडलेस हैं और लैंड में जो है वो उन लोगों के पास है जिनके पास 47 से पहले ही कानून तो बना है लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर में 1953 में एक बिग लैंड फार्म एक्ट बना था, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शेख मोहम्मदुल्लाह ने, कि 182 कनाल से ज़्यादा जिसके पास लैंड है, जो उस पर काबज है, जो उस पर काश्तकारी करता है, लैंड टू टिलर, यानी वो उसका मालिक होगा। और लोग जो रात को सोए हुए थे, जो टैनर थे, सुबह उठे तो विदाउट पेइंग एनी कंपनसेशन वो जमीनों के मालिक बन गए। उस वजह से हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे शेड्यूल कास्ट लोगों के पास, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के पास या ओबीसी के लोगों के पास जो है उस वक्त से वो जमीनें हमें जो मिल गई और हमारे लोग थोड़ा थोड़ा जो है अब साधन संपन्न हुए हैं। लेकिन ये कानून तो पूरे देश में बना हुआ है, पंजाब में भी बना है, उत्तर प्रदेश में भी बना है, हर स्टेट में बना है, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। पंजाब में जब ये चरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने ऐलान किया कि भाई मैं जो अगर रहा तो मैं ये जहाँ पर जो लैंड रिफॉर्म मैं कर रहा हूँ, क्योंकि 12 एकड़ की हदबंदी है। और दूसरे दिन ही जब उसको इनकी जागीरदारों की जो है बड़े बड़े लैंड लॉर्ड हैं जैसे बादल और दूसरे कई टोरा वगैरह जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, उन लोगों की तरफ से थ्रेट आई तो वो उसको बयान बदलना पड़ा और वो अपने कदम पीछे उसने हटा लिए। तो लिहाजा ये पूरे देश में जो हमारी एक्सप्लॉइटेशन जो देहातों में जो है या न्याय अत्याचार जो होता है इसीलिए होता है कि हमारे लोगों को उनके खेतों में काम करना पड़ता है, उनके खेतों में घास लानी पड़ती है, उनके खेतों में काम करना है, लेबर करनी होती है। और मैंने देखा है, मुझे भी अब मौका मिला है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो है कई फंक्शनों में बाहर राष्ट्रीय अधिवेशनों में जाने का, बिहार में जाने का, उत्तर प्रदेश में जाने का, तो वहां से 2.5 रुपये 3 रुपये जो है लेबर की दिहाड़ी है, जो कि इस जमाने में जो है बड़ा मुश्किल से वो गुजारा करना मुश्किल हो जाता उसमें। जबकि हमारे जम्मू कश्मीर में मैं ये बताऊँ को कि देश के हर कोने की लेबर हमारे जम्मू कश्मीर में मौजूद है, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, उड़ीसा की, और यहाँ पर आज भी लेबर जो है वो
आज भी जहाँ लेबर जो है 700-800 रुपये के कम नहीं लेता है, और जो राजमिस्त्री वो 1000 से कम नहीं लेता है। तो लिहाजा जो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है, यानी लोकतंत्र का मेरा कहने का मतलब है कि लोकतंत्र के अधिकार जो है, जो हमें दिए गए हैं, वो अभी भी सुरक्षित नहीं है। अधिकार तो प्राप्त है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। अतः हमें जो है, जो आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के छोटा सा समूह जो मैं कर रहा हूँ, इसके द्वारा जो प्रयास शुरू किया गया है, इस प्रयास के द्वारा हम, जैसे बाबा साहब ने जो है अपने छोटे छोटे समूह बना कर जहाँ तक पहुंचे कि हमें देश का संविधान दिया, उसमें अधिकार सुरक्षित कर दिए, हर व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित कर दिए। तो इसके माध्यम से जैसे जब चर्चा रखी है इस विषय के ऊपर कि लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार, इस पर आज भी होगी, कल भी होगी, 3-4 दिन से चलेगी, और इससे जो काफी एक मैसेज आगे जाएगा। और जो मैं समझता हूँ कि इससे हम जो है देश में और दुनिया में एक तब्दीली ला सकते हैं, और लोकतंत्र की बहाली कर सकते हैं, और व्यक्ति के अधिकारों को जो है वो फिर से है हम बहाल कर सकते हैं। मैं अपनी बात को ज्यादा ना लंबा करते हुए के साथ अपनी वाणी को बयान देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। तरफ का सभ्य सत्ता करा लें। नहीं, माननीय बादल सिंह बौद्ध जी 5 मिनट बोल देंगे और समापन आभार व्यक्त कर देंगे। ठीक सर, ठीक। माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब अपनी बात रखें। माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, कार्यकारी अध्यक्ष। आज के विषय पर अगर हम पकड़ते हैं तो उसमें 2 शब्द हैं, और उन 2 शब्दों को लेकर हमारे वक्ताओं के द्वारा, मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा और अध्यक्ष के द्वारा संविधान सम्मत जो अधिकार प्राप्त हैं उन पर चर्चा की है। दूसरे तरीके से हम चर्चा करते हैं तो लोकतंत्र, यहीं से पकड़ते हम इसको, एक ऐसा तंत्र या व्यवस्था जिसमें व्यक्तियों के हाथ में सर्वोच्च सत्ता होना चाहिए, या सर्वोच्च सत्ता तक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए। प्रतिनिधियों को पहुंचाने के लिए, ऐसे तंत्र व्यवस्था के लिए कार्य करने की योजना लोकतंत्र है। लोकतंत्र में व्यक्तियों को अपनी अभिव्यक्ति रखने की स्वतंत्रता यहीं से प्रारंभ होती है। जो स्वतंत्र रूप से अपने किसी भी प्रकार की बात को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए जो अपनी बात को व्यक्त कर सकता है, जो बोलता है, व्यक्त करता है, वह व्यक्ति है। और उसको बोलने का ही अधिकार नहीं है, अपनी बात को व्यक्त करने का ही अधिकार नहीं है, तो वह लोकतंत्र का बहुत बड़ा घाटा होता जा रहा है, जिसमें लोकतंत्र में व्यक्तियों को बोलने की बात तो बहुत दूर की बात है। जो व्यक्तियों के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि जब राज्य परिषद और लोक परिषद में जाते हैं लोकतंत्र में, उनको ही बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, तो वहां लोकतंत्र को हानि है। तो इस हानि को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा चिंतन है। संविधान के अधिकार और ये सब अपनी जगह काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और उनको रोकने के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर रोकने वाले भी काम कर रहे हैं। लेकिन अधिकारों को हम बचाएं कैसे, इन पर बड़ी समस्या के लिए ये चिंतन 2 दिन का रखा गया है। इस पर विशेष रूप से चर्चा में और भी आगे हम बात रखेंगे। आज मैं इतना ही कहूंगा कि जो इस पर चर्चा हुई है
इस पर अगले दिन और भी चर्चा होगी। फिर हम विस्तृत रूप से हमारे संस्थापक जी के माध्यम से आप तक इस बात को पहुंचाएंगे, और भी साथी इच्छुक होंगे इस बात को रखने में। सही तरीके से अभी जो डेफिनेशन खुलकर आ जानी चाहिए कि इसमें लोकतंत्र में वह सुविधाएं हैं जो राजतंत्र में रैयत होती थी, प्रजा होती थी, या गुलाम होते थे, या सेलेबरी होते थे। लोकतंत्र में रैयत, प्रजा, सेलेबरी या गुलाम से हटाकर उनको सिटीजनशिप दी गई है। सबसे प्रथम पहचान ये है कि हम भारत के लोग, हम सिटीजनशिप, हम नागरिक हैं, तो नागरिकों के अधिकार भी नियत है, और अधिकारों को मिलने में कहीं ना कहीं नियम के ऊपर अधिनियम अगर पारित करती है सरकार, बार बार अधिनियम लाकर, और उनको रोकने का ब्रेकर का काम करती है, तो कहीं ना कहीं ये चिंतन का बहुत विषय है कि अधिकार आकर जा कहाँ रहे हैं। अभी तो संविधान पूर्णतः लागू ही नहीं हुआ था। अभी तो संविधान के कुछ ही भाग, कुछ ही अधिकार हमको मिलना प्रारंभ हुए थे। तो वर्तमान में जो विचारक हैं, राजनीतिक विचारक, विश्लेषक, वो इस ओर नहीं सोच रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को इस ओर सोचने की आवश्यकता पड़ी है। तो अधिकारों की बात और व्यक्तियों की बात और लोकतंत्र की बात हम फिर से खुलकर करेंगे। आज का समय हो गया है। शेष समय में जो भी बातें हैं वो हमारे संस्थापक जी कंक्लूड करके करेंगे। उसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। नमो। साधु साधु। संचालक जी आगे बढ़ा। संचालक जी कहीं व्यस्त हैं, तो मैं आदरणीय साहब से निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम पर अपना सम्मत रखें, सारांश। उसके बाद हम कार्यक्रम खत्म कर देगा। जी धन्यवाद। सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी तुलसीराम लांगी साहब, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी, हमारे अन्य वक्ता आदरणीय शेषराव गांगड़े साहब, विजय बौद्ध जी, राम प्रसाद बौद्ध जी और माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, समस्त जुड़े हुए साथियों को मेरी ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम। लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार, इस विषय पर चर्चा ऐसे दौर में शुरू की गई है जब व्यक्ति और लोकतंत्र के बीच में एक बहुत बड़ा महामुकाबला चल रहा है। महामुकाबला चल रहा है यानी लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार। और इस वक्त लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 4 जून को हमारे देश में हमें एक नई सरकार मिलेगी, और जो सरकार भारत को मिलेगी, उस सरकार को चुनने में, उस सरकार को बनाने में सबसे बड़ा जो रोल है, 100% जो रोल है, वो भारत के नागरिकों का है। भारत के नागरिकों का ये रोल है, उनकी अपनी जिम्मेवारी है, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि 5 वर्ष में एक बार लोकतंत्र में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार मिलता है कि वो देश हित में, लोकतंत्र के हित में, समाज के हित में और दुनिया के नक्शे को सामने रखकर हम अपने देश को कैसे सर्वोच्च सम्मान दिला सकें, उसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे साथियों ने बहुत कुछ कहा, उसी में मैं अपने को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र पूर्णतः लागू हुआ भारत में, लेकिन विडंबना यह रही कि जो राजतंत्र खत्म हुआ, जिन राजाओं के
राजमहल चले गए, उनकी राजधानियां चली गई, उनके राजपाट चले गए, वो रूप बदलकर, चोला बदलकर, दूसरा रूप धारण करके तो लोकतंत्र को उन्होंने हथिया लिया। लोकतंत्र को उन्होंने हथिया लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और जबकि लोकतंत्र मिलना चाहिए था भारत की प्रजा को। प्रजा मीन्स जो रक्षा चलाता है, बेलदारी करता है, राजमिस्त्री का काम करता है, जो गरीबी में जीवन जीता है, उसके हाथ में लोकतंत्र का सिस्टम होना चाहिए था। सरकारों के द्वारा किए जाने वाली शक्तियां भारत के उन लोगों के हाथों में आनी चाहिए थी जो राजतंत्र से पीड़ित थे, राजाओं के राज से जो दुखी थे, पीड़ित थे, जिनका हजारों वर्ष शोषण हुआ था। सही मायने में लोकतंत्र में राजसत्ता की समस्त शक्तियां, ताकतें उन्हीं लोगों के हाथों में आनी चाहिए थी। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य 75 वर्षों में कि जो राजतंत्र में हावी थे, राजतंत्र में जिनके हाथों में शक्ति थी, ताकतें थी, वही अपना स्वरूप बदलकर, चोला बदलकर, कुर्ता पजामा पहनकर, टोपी लगाकर, तो उन्होंने ही लोकतंत्र में जिन साथियों को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं उन्हें मिले, उनसे उनको वंचित कर दिया गया। और इस बात की बहुत बड़ी आशंका 26 नवंबर 1949 को जब संविधान की मीटिंग भी समाप्त हो गई थी, उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने उठकर इसी दुविधा को व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 से हम जीवन के दोहरे रास्ते पर कदम रखने के लिए जा रहे हैं। एक और हम स्वतंत्र होंगे, एक और हमें समान रूप से अधिकार होंगे, लेकिन आर्थिक गैर बराबरी और सामाजिक गैर बराबरी के कारण हम उपेक्षित रहेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके जो सरकार में आने वाले लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि गैर आर्थिक बराबरी को, गैर सामाजिक बराबरी को खत्म करके समानता स्थापित करें। तो उसी दौर से हम आज गुजर रहे हैं और बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ये जो चर्चा शुरू की गई है, वो इसलिए चर्चा शुरू की गई है कि आज हमारे पास मौका है। आज हमारे पास मौका है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें, हम ऐसे लोगों को आगे लाएं, ऐसे लोगों के हाथों में इस देश की बागडोर ताकतें सौंपें जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, व्यक्ति के अधिकारों के समर्थक हैं। तो ये इसका विषय आज मैं अपना लंबा नहीं करना चाहता। संक्षिप्त में मैंने एक इशारा देने की कोशिश की है, एक इशारा करने की कोशिश की है कि आज व्यक्ति के पास अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार है। तो बड़े सोच समझकर और समाज को जागरूक करके, उसको तैयार करके, हमें लोकतंत्र के इस सबसे बड़े अस्त्र शस्त्र वोट के अधिकार को लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए इस्तेमाल करना है, करना चाहिए। इसीलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ऐसा सोचकर हम लोगों ने ये चर्चा शुरू कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। और कल शाम को भी आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़े। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा फिर निवेदन है कि हम जुड़ते हैं लेकिन हम जोड़ते नहीं हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है बहुमत का होना, बहुमत का होना, जनमत का होना। हम चाहे जितने बुद्धिमान हों, हम चाहे जितने ज्ञानी हों, हम चाहे जितने नेक चरित्रवान व्यक्ति हों, लेकिन बहुमत में नहीं है, जनमत में नहीं है, तो हमारे ज्ञान का, हमारी नैतिकता का, हमारी पवित्रता का कोई आधार नहीं है, कोई मायने नहीं है, कुछ उसका महत्व नहीं है। तो इस पवित्रता को, इस नैतिकता को बहुमत में बदलना है। तो ये जब ही बदलेगा कि हम जुड़ते हैं तो 10-10, 5-5 लोगों को और भी जोड़े। अभी हम 50, 60, 70 लोगों तक ने बात की है। कितना अच्छा होता है ये बात 1000 लोग करते बैठ के।
1000 लोग अगर ये बात करते तो चर्चा और दूर तक जाती, ये विचार और दूर तक जाता। तो ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब आज के कार्यक्रम के समापन के लिए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि अपने माइक को ओपन करें और सभ्य सत्ता से हम कार्यक्रम का समापन। सभ्य सत्ता भद्राणि पश्यन्तु सभ्ये सत्तासि सभ्ये होन्तु सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु वेबिनार उपस्थित आदरणीय जनों का बहुत बहुत आभार, सादर नमो नमो बुद्धाय जय भीम सभी को। नमो बुद्धाय जय भीम।